स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे द सेकेंड टाइप ऑफ दिस, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक इट मीन्स वॉल्यूम इज इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम हमारे इसमें क्या होगी, कुछ इंक्लूड। जैसे लॉन्गिट्यूडनल में हमारा अलोंग लेंथ होता था, ठीक है, आप एल से ऐसे याद रख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एल, ठीक है, और लेंथ में हमारा एल से। तो आप ना थोड़ा कोरिलेशन करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए होती है, तो थोड़ी मिनिमोनिक्स बनाया करो, ठीक है, जिससे आप याद कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा रिलेट करके या फिर फनी वे में हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन हमारे एग्जाम में भी और हमारे लाइफ में भी होता है कि हम किसी भी एक टॉपिक को या किसी भी एक जो हमारी नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम उसे एक लॉन्ग प्रोसेस तक याद रख सके। ठीक है, वो हम किसी भी तरीके से रखे, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, कैसे भी करो। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में देखो बेटा, वॉल्यूम से रिलेटेड वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें वॉल्यूम आती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में देखो हमारा क्या होता है, स्ट्रेन मेनली चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्गिट्यूडनल में हमारा लेंथ इंक्लूड हो जाता था, इसमें क्या है, वॉल्यूम से आप सीधा एक डायरेक्ट व्यू ले सकते हैं कि इसमें चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इट मींस चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम रही होगी बॉडी की। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है, इसमें हमारा शेप एंड साइज पे कोई, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, जो हमारी होती है ओरिजिनल वही रहेगी, बट इसमें चेंज होता है सिर्फ वॉल्यूम में। ठीक है, मेनली इसमें चेंज वॉल्यूम में होता है, जैसे हमारा वॉल्यूम में चेंज होता था हाइड्रोलिक स्ट्रेस में। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाती है हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में। ठीक है, तो वॉल्यूम में हमारा चेंज है, शेप एंड साइज हमारे सेम है। ठीक है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अगर शॉर्ट व्यू में आपको याद रखना है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होती है, बट हम इसे एक अच्छे से डेफिनेशन फॉर्म में कैसे फ्रेम करेंगे, इसे हम फ्रेम करेंगे। ठीक है, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, ये आपको पता है डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगेगा तभी हमारे चेंजेस होंगे। ठीक है, कोई भी एक फोर्स लगाया जाएगा जब किसी बॉडी पे, तभी वो एबल होती है या कोई फिजिकल स्टेट चेंज कराने में, या फिर जैसे वो रेस्ट पे है मोशन में कराने में, या फिर उसके शेप साइज या वॉल्यूम में चेंजेस में। ठीक है, तो उस पे हम कोई फोर्स लगाएंगे। तो जब हमें किसी बॉडी की शेप, वॉल्यूम या साइज में या लेंथ में चेंज करने होते हैं तो हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, then changes produced in a volume of a body is occur, but shape and size remains same, then our strain produced is called volumetric strain. Strain produced is volumetric. ठीक है, तो मेनली हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है स्ट्रेन का। अब हम करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। दिस इज द थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, जैसे हमारा उसमें भी शेयरिंग स्ट्रेस होता था, वो एक थीटा के अलोंग जब एक बॉडी मूव कर जाती थी, ठीक है, स्लाइटली वो ड्रिफ्ट हो जाती थी। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन भी हमारा क्या होगा। ठीक है, ये हमारा देखो, जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, इसके जैसे हमारे चेंजेस हुए, ये स्लाइटली मूव कर गई यहाँ पे।
ऐसे इसने स्लाइटली मूव किया, ये स्लाइटली यहाँ पे, ये इस तरफ, देन ये यहाँ पे, ठीक है। ये बॉडी यहाँ से स्लाइटली ड्रिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, पहले ये वाले यहाँ पे होती थी डायमेंशन इसकी, अब ये स्लाइटली डिफर होके यहाँ पे आई है, एक थीटा एंगल से मूव हो गई है, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जैसे इस बॉडी पे इस तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है, ये स्लाइटली इस तरफ मूव हो जाती है, हल्की सी टिल्ट हुई, ठीक है। जैसे यहाँ थी, यहाँ से टिल्ट हो गई, ठीक है। जो इसका बेस है, बेस सेम रहा, पर जो इसकी अपर डायमेंशन है वो स्लाइटली टिल्ट हुई है इस तरफ, है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है, हमारी टिल्टिंग भी उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो कैसे डिफाइन करी जाती है? शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, it is defined as the angle in radian through which a plane perpendicular to the fixed surface of cubical body gets turned under the effect of deforming force. ठीक है। तो मेनली ये इसकी हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। इसकी थोड़ी जो डेफिनेशन होती है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेन होता है वो मेनली हमारा उस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। थीटा को हम किस में लेते हैं, रेडियन में, ठीक है। वो मेनली उस थीटा के इक्वल होता है, जो हमारे क्या, इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स सरफेस, ठीक है। वही फिक्स सरफेस जो हमारा सिंपली यहाँ से टिल्ट हुआ है, ठीक है। जो हमारा फिक्स सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो था उसी में चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये प्लेन था मेरा इस चीज का, ठीक है। इस बॉडी का प्लेन ये रहा, ठीक है। तो मेनली जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये वाला है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको पता है, उसकी जो परपेंडिकुलर नॉर्मली होता है, जो नॉर्मली लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इस बॉडी के परपेंडिकुलर है, देन उस थीटा के रूप में ना, है ना, एज अ थीटा डिफाइन किया जाएगा। ये शेयरिंग स्ट्रेन एज अ थीटा डिफाइन किया गया, जो एक फिक्स सरफेस के परपेंडिकुलर से टिल्टिंग की वजह से हुआ, ठीक है। ये फिक्स सरफेस था, इसका ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये फिक्स सरफेस, ये परपेंडिकुलर, देन यहाँ से टिल्ट होके यहाँ पे हुआ, तो एज अ थीटा ये यहाँ पे डिफाइन हुआ शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो थीटा हमारा ये है। थीटा को हम फिर कैसे डिफाइन करते हैं, फिक्स सरफेस क्यूबिकल बॉडी गेट्स टर्न्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जो टर्न हुई है अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जो टर्न हो गई है, हल्की सी टिल्ट हो गई है, ठीक है। तो उस थीटा के रूप में किया जाएगा। अब देखो यहाँ से जो वैल्यू थी यहाँ, ठीक है, ये हमारी लेंथ थी, ठीक है। ये हल्की सी यहाँ पे क्या आई, चेंज आया है लेंथ में, ठीक है। तो मेनली जो हमारा होता है, इस तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगने की वजह से यहाँ पे भी लेंथ थी, यहाँ पे चेंज आया डेल्टा एल, ठीक है। तो हमारा जो होता है थीटा, थीटा को भी हम क्या करते हैं बेटा, मेनली ये क्या होता है हमारा डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो वो टर्न हुई है, ठीक है, उसका जो सरफेस की वजह से वो टर्न हुई है हल्की सी, है ना, बट वो चेंज तो आया सिर्फ लेंथ में ही ना, वॉल्यूम तो हमारी सेम रही, बॉडी की सिर्फ शेप चेंज हो गई है। पहले जो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होती थी, अब वो एक हल्के से थीटा डिग्री एंगल से टिल्ट हो गई है, ठीक है। वो चेंज आ गया, हल्की सी डिफॉर्मिंग फोर्स लगने की वजह से वो उस तरफ मूव कर गई है, ठीक है। तो मेनली चेंज तो हमारा सिर्फ लेंथ में आया, वॉल्यूम हमारी सेम थी, ठीक है। तो जो लेंथ में चेंज आया, इसे भी हम जो थीटा होता है उसे किस में डिफाइन करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। ये स्ट्रेन है, तो ये भी क्या है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, क्योंकि जो चेंज है कॉन्फ़िगरेशन में और जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की डायमेंशन सेम है। डायमेंशन से लेंथ की डायमेंशन से इस लेंथ की डायमेंशन कैंसिल होने के बाद ये क्या आ जाता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। तो थीटा को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा एल अपॉन एल के
रूप में, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ से अराइज हो जाती है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा। द shearing strain is also defined as the ratio of displacement of a surface under a tangential force of the perpendicular distance of the displaced surface from the fixed surface, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो रेशियो है हमारे डिस्प्लेसमेंट में, जो हल्की सी डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, लेंथ से हल्की सी डिस्प्लेस हुई, चेंज हुआ सिर्फ डेल्टा एल में, ठीक है, ऑफ अ सरफेस अंडर अ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स में क्या होता है, डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, जो फोर्स लगाने की वजह से किसी भी हमारे बॉडी में चेंजेस आए हैं, ठीक है, डीफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, ठीक है। जो भी हमारा लेंथ में चेंज आया है किसमें, डिस्प्लेस सरफेस से, हमारा जो ओरिजिनल है वो क्या है, फिक्स्ड सरफेस, ठीक है। तो उसका क्या होता है, रेशियो होता है ये। इसके साथ ही हमारा स्ट्रेन यहीं पे खत्म होता है। एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, इसमें होता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट समझना है इसमें कि आखिर ये होता क्या है और कैसे हम इसे इलास्टिसिटी में और डिफॉर्मिंग फोर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इलास्टिक लिमिट का भी आपको पता है, लिमिट एक लिमिट होती है, जैसे इस पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है, बियॉन्ड दिस ये कुछ अलग हो जाएगा। जैसे हमारे लिक्विड की भी होती है, हर एक चीज की लिमिट्स होती है, हमारी भी कुछ लिमिट होती है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मेनली लिमिट आप समझते हो कि लिमिट होती क्या है। अब इलास्टिक भी आपको पता है, इलास्टिसिटी से रिलेटेड होता है, इलास्टिक भी आपने समझ रखा है और लिमिट भी आपको पता है, ठीक है। तो मेनली इलास्टिक और लिमिट साथ में आने के बाद इनका क्या मतलब होता है, ठीक है, इन्हें डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इलास्टिक लिमिट होती क्या है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज की इलास्टिसिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट बेटा वो लिमिट होती है, वो पॉइंट होता है जिसके अबव जाने के बाद वो बॉडी अपनी इलास्टिसिटी खो देती है। इलास्टिसिटी खो देने की का मतलब क्या होता है, आपको पता है, इलास्टिसिटी एज अ रबड़ ही होती है। अगर हम उस चीज को खींचते हैं, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो दोबारा से उस खींची हुई बॉडी को दोबारा से एक जो पहले उसकी ओरिजिनल थी उस शेप में ला देती है, ठीक है। और जो खींचने के लिए फोर्स लगता था वही हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स होता था। बट अब इलास्टिक लिमिट क्या आ जाती है, जैसे हम किसी चीज को खींच रहे हैं, ठीक है, जैसे हम इलास्टिसिटी, मैंने आपको आपके एक बड़े नॉर्मल एग्जांपल से बताया था, जैसे हम बचपन में स्कूल में निक्कर पहनते थे, उसमें इलास्टिक होती थी, वो कुछ दिन के बाद खराब हो जाती थी, क्या हो जाती थी, वो लूज हो जाती थी। लूज क्यों हो जाती थी, उसकी इलास्टिसिटी मेनली रिमूव हो जाती थी। इलास्टिसिटी रिमूव होने का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी रिमूव होने का मतलब ये है जब हम उसे डेली पहनते थे, ठीक है, वो खिंचती थी, धुलती थी, धुलने के बाद उस पर क्या लगता था, मेनली डिफॉर्मिंग फोर्स लगता था, जो उस चीज की इलास्टिसिटी को मेनली खराब कर देता था, ठीक है। इलास्टिसिटी खराब करने का मतलब ये है कि उसमें जो धागे वगैरह लगे हुए थे वो टूट जाते थे या कुछ भी हो जाता था उसमें, तो अगर वो धागे या वो रबड़ ही टूट जाएगी तो वो दोबारा से उस बॉडी को रिटेन नहीं कर पाएगी उसी साइज पे, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट हमारी वो लिमिट होती है जैसे हमने किसी बॉडी पे बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसे बहुत बार खींचा है या मरोड़ा है या तोड़ा है, कुछ भी किया, मतलब कोई भी एक फोर्स लगाया जो उस बॉडी को अलग से उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट हमारी वही लिमिट है जब हम एक बॉडी पे बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देंगे, उसके बाद उसकी दोबारा से इलास्टिसिटी ना आ सके, वो हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाए, हमेशा के लिए खराब हो जाए, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट, अगर हमारी किसी भी बॉडी की इलास्टिक लिमिट पार हो जाती है तो वो बॉडी हमेशा के लिए क्या हो जाती है, डिफॉर्म, ठीक है, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। तो इलास्टिक लिमिट आप समझ गए कंसेप्ट क्या है। तो अगर कोई भी बॉडी हमें एक्चुअल साइज में रखनी है
ठीक है। तो उस पे हमें ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाना है, उससे उसकी इलास्टिक लिमिट से पार नहीं कराना है। ठीक है, अगर हमें वो बॉडी वैसी शेप में चाहिए। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट limit of deforming force to which if deforming force is removed original form completely and beyond which deforming force is increased the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट को हमने कैसे डिफाइन किया है? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है, अगर उस लिमिट तक हम रहते हैं तो हमारी जो बॉडी एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद कर दिया, उस लिमिट तक अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो बॉडी हमारी आ जाती है दोबारा से उसी ओरिजिनल पोजीशन पे, रिगेन कर लेते हैं इसकी ओरिजिनल पोजीशन को बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। बट अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते रहेंगे तो वो क्या करेगा? इलास्टिक लिमिट को पार कर जाएगा। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट को पार करने के बाद वो बॉडी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? डिफॉर्म। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट एक पॉइंट ही होता है। ठीक है, तो बस आप याद रखना कि उस इलास्टिक लिमिट तक वो बॉडी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करेगी, बट अबव विच वो डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली क्या होता है? इलास्टिसिटी, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है किसकी? इलास्टिसिटी की। ठीक है, तो कई बार ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि इलास्टिक लिमिट प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी। ओके, ये वाला लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और अलग से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स करेंगे। थैंक यू सो मच।